हेलो, वेलकम, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए, तो हमारी क्लास जो है एलटी ग्रेड की हम लोग इस समय चला रहे हैं। इसमें हम लिटरेरी फॉर्म्स को पढ़ रहे हैं। तो आज आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है फॉर्म लेकर आए हैं, बैलेट। तो सभी लोग आ जाइए क्लास में एंड ज्वाइन द क्लास। शेयर दिस लिंक इन द योर रिस्पेक्टिव ग्रुप्स एंड आस्क योर फ्रेंड्स एंड अदर्स टू ज्वाइन. There are some students who have already joined, Arsi and Rohit and Priyanka and other students. Those who are here, I welcome you all. आप सभी का स्वागत है एंड जो बाकी हमारे स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन कर रहे होंगे इन बिटवीन, तो उनका भी मैं स्वागत अभी से करता हूं। तो चलिए, आज हमारा जो टॉपिक है वो है बैलेट। बैलेट हमारा टॉपिक है, काफ़ी ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसे क्वेश्चंस एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव लिखने के लिए भी आपको मेंस में आ सकते हैं। तो इसलिए आप बिल्कुल अपनी तैयारी को अच्छे से करिए और डिफिनीशंस के साथ साथ आप फैक्ट्स ये सब भी याद रखना सीखिए, ताकि आप जब डिस्क्रिप्टिव आपको करना हो मेंस में तो आप बेहतर तरीके से कर सकें। तो चलिए, हम लोग बैलेट की शुरुआत करते हैं। बैलेट हमारा, आइए देखते हैं हमारे पास क्या है बैलेट में। तो सेशन की शुरुआत की जाए। चलिए, ठीक है। बैलेट की बात करते हैं सबसे पहले। अगर बैलेट देखिए, अगर हम देखते हैं कि अगर हम इंसेप्शन में चलते हैं, बिगनिंग में चलते हैं हम, तो हमने देखा है कि हमारा जो मोस्टली लिटरेचर था वो ओरल ट्रेडिशन का था, और बैलेट भी हमारा ओरल ट्रेडिशन से ही आया हुआ है। ओरल ट्रेडिशन कहने का मतलब कि थ्रू सॉन्ग्स जो है ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ओवर करते गए हैं इसको। लेकिन फिर एक ऐसा पीरियड आता है जहाँ पर बैलेट हमें रिटर्न में मिलता है, रिटर्न में मिलने लगता है। तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी इटिमोलॉजी को देखते हैं। इसके शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कैसे हुई है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो कंचन भी आ गई हैं, गुड इवनिंग। चलिए, ठीक है, स्वागत है, सभी का स्वागत है। तो इटिमोलॉजी की हम बात करते हैं बेटा। तो हमारी जो इटिमोलॉजी बता रही है वो बता रही है कि बैलेट जो है ये ओल्ड फ्रेंच के एक वर्ड है जिसका नाम है बैलेडे। बैलेडे, बैलेडे से लिया गया है। बैलेडे का मतलब होता है अ डांसिंग सॉन्ग, मीन्स अ सॉन्ग विथ डांस ना, अ डांसिंग सॉन्ग जो है ये हमारा बैलेडे का मतलब होता है। तो ध्यान रखिएगा, बैलेडे इज अ फ्रेंच वर्ड ना, ओल्ड फ्रेंच में इसको बैलेडे कहते थे, जिसका मतलब है डांसिंग सॉन्ग। फिर अगर हम देखें तो इसकी रूट हालांकि हमें लैटिन में मिलती है, रूटेड इन लैटिन। लैटिन का वर्ड है दैट इज बेलारे। ध्यान रखिएगा, आपसे अलग अलग वर्ड भी पूछ लेता है। आपसे पूछ लेगा कि बेलारे जो है, बैलेड इज टेकन फ्रॉम द वर्ड बेलारे विच इज, आपसे पूछ लेगा ओल्ड फ्रेंच, लैटिन, इंग्लिश, ग्रीक आपसे पूछ लेगा। तो यू मस्ट रिमेंबर कि ये हमारा बेलारे जो है दैट इज लैटिन एंड बैलेडी जो है दैट इज हमारा फ्रेंच। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहां से लिया गया है। और बेलारे का मतलब भी अगर हम देखें तो दैट इज टू डांस। बेलारे का मतलब क्या है? टू डांस। तो ध्यान रखिएगा, टू डांस बेलारे है और बैलेडी का मतलब है डांसिंग सॉन्ग। तो ये दो वर्ड हमें मिलते हैं जहां से बैलेड की उत्पत्ति हमें देखने को मिलती है। ये हमें बताता है कि इट इज़ अ काइंड ऑफ सॉन्ग, इट इज़ अ काइंड ऑफ कंपोजिशन जहाँ पर स्टोरी टेलिंग के साथ साथ हम कुछ मूवमेंट भी जरूर देखते हैं, क्योंकि डांस है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ मूवमेंट जरूर होगा। तो मूवमेंट के साथ, स्टोरी टेलिंग के साथ मूवमेंट जहाँ पर होता है उसको हम बैलेड कह सकते हैं, उसको हम बैलेड कह सकते हैं। श्वेता गुड इवनिंग, नेहा गुड इवनिंग, ठीक है, पूजा गुड इवनिंग, एवरीवन आई वेलकम यू ऑल। तो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, इटमोलॉजी आप रिमेंबर कर लीजिए कि ये ओल्ड फ्रेंच के बैलेडे वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है अ डांसिंग सॉन्ग, और ये लैटिन के बेलारे से लिया गया है जिसका मतलब होता है टू डांस। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये हमारी इटमोलॉजी हो गई, यहाँ से इसकी जो है वर्ड हमारे लिए लिया गया है। अब हम इसकी ऑरिजिन की बात करते हैं, ऑरिजिन ऑफ बैलेट्स। बैलेट्स की ऑरिजिन कहाँ से हुई है ना, इसकी हम बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे और भी बहुत स्टूडेंट्स आ रहे हैं। राजू पुंधीर जी आ गए, गुड इवनिंग। टुलिप, टुलिप का नाम क्या था, मैं नीडा, नीडा ना, गुड इवनिंग नीडा, एवरीवन गुड इवनिंग। चलिए, सबका स्वागत है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर हम ओरिजिन ऑफ बैलेट की बात करें कि कहाँ पर बैलेट ओरिजिनेट हुआ और कैसे ये आगे बढ़ा है,
तो हमें सबसे पहले देखते हैं तो जो बैलेड है वो मिडल एज में मिलता है, मतलब बिटवीन 13 टू 15 सेंचुरी, 13 से 15 सेंचुरी के बीच में हमें ये मिलता है। कैसे? एज पार्ट ऑफ ओरल फॉक ट्रेडिशन। जैसे हमने आपको बताया ना कि ओरल फॉक ट्रेडिशन हमारा होता है कि मतलब ट्रांसमिटिंग सॉन्ग्स ना, सॉन्ग को ट्रांसमिट करना थ्रू ओरल, ओरल के थ्रू, नॉट रिटन ना, लिटरेरी पीस को ओरली जो है ट्रांसमिट करना, यही ट्रेडिशन था। मतलब जो डांसर्स होते थे कह सकते हैं, या सिंगर्स कम डांसर्स जो होते थे, दे यूज टू रोम प्लेसेस टू प्लेसेस, प्लेसेस टू प्लेसेस वो रोम किया करते थे, एंड यूज टू सिंग विथ डांस, डांस के साथ वो लोग क्या करते थे, गाया करते थे। और प्रायः अगर हम देखें तो स्पेशली ये जो सॉन्ग्स होते थे, ये सॉन्ग्स कॉमन पीपल के लोगों में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करते थे, कॉमन पीपल के लोग ही इसको बहुत ज़्यादा सुनते थे। मतलब जो सिंपल कॉमन पीपल होते हैं, बिंदु जी हैं, चलिए गुड इवनिंग, एंड सोनिका इज आल्सो हियर, गुड इवनिंग, चलिए ठीक है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे हमें ये मिल गया कि मिडिल एजेस में इसका हमें ओरिजिन देखने को मिलता है, अराउंड 13 टू 15 सेंचुरी हमें ये देखने को मिलता है। अगला पॉइंट ये है कि इनिशियली अगर हम देखते हैं तो ट्रांसमिटेड ओरली, जैसा कि हमने आपको बताया कि ओरली ये ट्रांसमिट किया जाता था, एंड संग स्पेशली एमंग कॉमन पीपल, कॉमन पीपल, कॉमन फॉक, विलेजर्स जो होते थे, कह सकते हैं जो हमारे रूरल एरियाज में रहने वाले लोग होते थे, हिल्स वगैरह में, वहाँ पर प्रायः इस प्रकार के कल्चर जो है पॉपुलर थे। बहुत सारे फेस्टिवल्स पर भी लोगों को पता होता था कि दिस इज़ द पीरियड, वो क्या करते हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग जाते थे, जैसे कहीं नवंबर में गए तो कहीं फरवरी में गए, उनका बिल्कुल फिक्स होता था। अपने यहाँ भी अगर आप देखें तो पहले एक प्रकार की प्रजा जिसको हम लोग कहते हैं, जैसे अलग अलग प्रोफेशन के लोग होते थे, तो ऐसे गाने वाले भी एक प्रकार के होते थे ना, जो क्या करते थे, दे हैव अ फ्यू पर्टिकुलर विलेजेस ना, जहाँ पर वो जाते थे, उनके परफॉर्मेंसेस हुआ करते थे, स्पेशली इन सावन वगैरह में भी वो देखिए तो आते थे, बहुत सारे गीत वगैरह गाते थे। तो देखते हैं तो ये ओरल ट्रांसमिशन था। अब वो आते हैं, गाते हैं, आपके सामने मान लीजिए आए, आप 10 साल 12 साल के हैं, एक साल गाया, फिर दूसरी साल आया गाया, तीसरी साल गाया, तो बहुत सारी चीज़ें आपको लर्न हो जाती हैं। तो ये ओरली धीरे धीरे ट्रांसमिट हुआ फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ये ट्रांसमिट होने लगता है। अच्छा, शशांक दीप, ठीक है, ओके। अर्चना, देखिए अर्चना जी आ गई हैं, गुड इवनिंग अर्चना, कल अर्चना नहीं आई थी ना क्लास में। चलिए, तो अब अगर हम इसकी ओरिजिन की बात करते हैं तो ये ओरिजिनेट करता है कहाँ से, फ्रांस और स्कैंडिनेविया से जो है ये ओरिजिनेट करता है फॉक ट्रेडिशंस ना, वहाँ के जो ट्रेडिशंस हैं, ट्रेडिशंस ऑफ फ्रांस एंड स्कैंडिनेविया, स्कैंडिनेविया के ट्रेडिशन से ये ओरिजिनेट करता है। लेकिन अगर इसका फ्लरिश हम देखें, ये फुल फ्लेज में हमें प्राप्त होता है तो स्कॉटलैंड में, स्कॉटलैंड में आकर के बाद में इंग्लैंड में ये बिल्कुल फ्लरिश कर जाता है। तो अगर देखें तो अगर इसका बचपना देखें हम तो फ्रांस एंड स्कैंडिनेविया में हमें मिलता है, लेकिन इसका यूथ अगर हम देखें एंड अगर इसको हम फुल फ्लेज में देखें तो इट वाज स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड। तो दीज आर द 4 प्लेसेस जहां पर बैलेट का सबसे ज़्यादा हमें यूज देखने को मिलता है, ओरिजिन हुई है, और कह सकते हैं कि ये डेवलप हुआ है इन कंट्रीज में। ठीक है, नाउ डेवलपमेंट ऑफ बैलेट्स, बैलेट्स के हम डेवलपमेंट को देखते हैं कि कैसे ये डेवलप हुआ। तो अगर शुरुआत में देखें तो इट केम इन द फॉर्म ऑफ फॉक बैलेट्स। फॉक बैलेट्स मतलब वेयर अ ग्रुप ऑफ सिंगर, जहां पर एक ग्रुप ऑफ सिंगर्स होते थे और लोगों के लिए गाया करते थे विद डांस ना, दे वर एनॉनिमस, मतलब इनका कोई नाम नहीं होता था, एक ग्रुप का नाम हो सकता था लेकिन पर्टिकुलर सिंगर का नाम नहीं हुआ करता था। देयर वर नंबर ऑफ सिंगर्स, अलग अलग सिंगर्स हो करते थे, जो उनमें से कोई एक मेन सिंगर बोलता था एंड बाकी रिपीट करते थे, इस तरीके का एक ट्रेडिशन था और ये ओरली पास किया जाता था। तो अगर हम देखें तो इन बिगनिंग फॉक बैलेट्स सबसे ज़्यादा प्रचलन में था, जहां पर लोग जाते थे और अपने गीत गाते थे और उसके साथ साथ कुछ अपना डांस वगैरह भी, मूवमेंट वगैरह किया करते थे। लेटर देखते हैं तो 16th एंड 17th सेंचुरी, स्पेशली हम 17th सेंचुरी की अगर बात करें तो वहां पर के आकर के हमें
जो है ये रिटन फॉर्म में मिलता है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि फॉर द फर्स्ट टाइम बैलेट्स वर फाउंड इन रिटन फॉर्म इन विच सेंचुरी। तो आपको 16th सेंचुरी 17th आपको याद रखना है। 13 to 15 जो है इसका ओरिजिन माना जाता है, लेकिन रिटन फॉर्म में अगर हम देखें तो 16th एंड 17th सेंचुरी में हमें देखने को मिलता है। अब उसके बाद अगर देखें तो धीरे धीरे बैलेट जो है इट बिकेम द पार्ट ऑफ लिटरेरी कैनन। लिटरेरी कैनन का लिटरेरी जो है जैनराज जो है उसका एक पार्ट बन गया। स्पेशली अगर हम देखें तो ड्यूरिंग द रोमांटिक पीरियड, रोमांटिक पीरियड में देखें तो ये लिटरेचर का एक पार्ट ही बन गया ना, लिटरेरी कैनन में शामिल हो गया ये। तो जैसे स्पेशली अगर हम देखें तो विलियम वर्ड्सवर्थ एंड एस टी कॉलरिज जिन्होंने रोमांटिक मूवमेंट ही शुरू किया लिरिकल बैलेट्स के नाम से, लिरिकल बैलेट्स के नाम से, तो इट वाज इंक्लूडेड इन लिटरेरी कैनन ऑफ द रोमांटिक पीरियड। रोमांटिक पीरियड के लिटरेरी कैनन में इसको ऐड किया गया। एंड वन ऑफ द मोस्ट फेमस रोमांटिक पीरियड बैलेड इज द राइम ऑफ एंशिएंट मार्नियर बाय एस टी कॉलरिज। शायद इससे बेहतरीन बैलेड हमें देखने को नहीं मिलती है। नाउ कलेक्टेड सिस्टमैटिकली, अब इसको बाद में देखें तो सबसे बड़ा योगदान जो है वो हमारे थॉमस पर्सी साहब को जाता है। इन्होंने क्या किया, जितने भी फॉक बैलेट्स थे, जितने भी हमारे कह सकते हैं कि कौन सा उसको बैलेट बोलते हैं, अभी बैलेट के टाइप्स आपको मिल जाएंगे। तो जितने भी फॉक बैलेट्स थे, पेपर बैलेट्स थे, जितने भी सब बैलेट्स को इन्होंने कलेक्ट किया, जहां जहां से जो भी मिला, इनकम्प्लीट मिला उसको कंप्लीट किया इन्होंने, ट्रांसलेट किया इन्होंने, और उसका एक कलेक्शन बनाया जिसको इन्होंने पब्लिश किया, रेलिक्स ऑफ एंशिएंट इंग्लिश पोएट्री। बहुत ही फेमस है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे, रट लेंगे भैया। रेलिक्स ऑफ एंशिएंट इंग्लिश पोएट्री 1765 में थॉमस पर्सी ने पब्लिश किया। यही मानी जाती है आज जितने भी बैलेड हमारे सामने उपलब्ध हैं, हम जिनको भी पढ़ते हैं बैलेड, वो मान के चलिए इसके पहले के वो सब के सब बैलेड इन्हीं की देन है, पर्सी महोदय की। अगर ये ना होते तो शायद वो बैलेड आज हमारे पास नहीं होते। तो 1765 के पहले के जितने भी बैलेड्स हैं उसकी क्रेडिट जाती है, अगर आज हमको मिलते हैं पढ़ने के लिए, तो इट वाज थॉमस पर्सी जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया था बैलेट्स को कलेक्ट करके, और जो इनकम्प्लीट थे उनको ट्रांसलेट किया, कंप्लीट किया, ट्रांसलेट सबको किया, जो इनकम्प्लीट थे उनको कंप्लीट किया, और इन्होंने एक पूरी कलेक्शन अपनी पब्लिश करी है। ठीक है, ठीक है। टाइप्स ऑफ बैलेड देखते हैं बच्चों। तो टाइप्स ऑफ बैलेड में हम लोग अगर देखें तो बैलेड हमारा वैसे बेसिकली अगर देखें तो जो है 4 टाइप्स इसके होते हैं, लेकिन कभी कभी हम इसको 6-7 टाइप्स में भी बांटते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां से शुरुआत होती है अगर हम देखें तो फॉक बैलेड। फॉक बैलेड को हम ट्रेडिशनल बैलेड के नाम से भी जानते हैं, फॉक बैलेड को हम ट्रेडिशनल बैलेड के नाम से भी जानते हैं। अगर इसकी ओरिजिन आपकी पूछी जाए तो एनोनिमस ओरिजिन है, हमें कोई राइटर के बारे में पता नहीं है, ना हमें कोई सिंगर के बारे में पता है, किसने इसको गाया है कोई भी नहीं पता। एंड हाउ इट वाज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर या वन जनरेशन टू अनदर, तो इट वाज पास्ड ओरली, ये ओरली पास किया जाता था, और जो है ट्रेडिशनल बैलेड भी इसको हम कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो लॉर्ड रैंडल, एडवर्ड द ट्वाकारबीज ना, ये जो है 3 ऐसे हमारे एग्जाम्पल से आपके सामने दिए गए हैं जो किससे बिलोंग करते हैं, फॉक बैलेड से। तो हो सकता है कि आपको एग्जाम में ये दे दे कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉक बैलेड, 3 ये दे देगा और एक दूसरा दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि लॉर्ड रैंडल, एडवर्ड एंड द ट्वाकारबीज आर द फॉक बैलेड्स। फिर आता है लिटरेरी बैलेट्स। अब लिटरेरी बैलेट्स कौन है? लिटरेरी बैलेट्स ऐसे बैलेट्स होते हैं जो कोई ऑथर उसको लिखता है, लिटरेट करता है, उसको लिखता है, लेटर में ले आता है, तो इसके ऑथर को हम जानते हैं ना, लिटरेरी बैलेट्स के ऑथर को हमें उसके बारे में जानकारी होती है। तो लिटरेरी बैलेट्स हैव नोन ऑथर्स, इनके पास नोन ऑथर होते हैं, एंड दे आर रिटेन इन इमिटेशन ऑफ फॉक बैलेट्स। फॉक बैलेट्स के ही इमिटेशन में ये लिखे जाते हैं। बस इतना है कि ओरली ट्रांसमिट होता है, ये रिटन फॉर्म में मैन्युस्क्रिप्ट में जो है ट्रांसमिट किया गया।
ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, फॉग बैलेट को ही इमिटेट किया करते थे। और सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल या शुरुआत ही हम मान सकते हैं जो हमारा रिटन बैलेट है, अगर देखें तो द राइम ऑफ एंशिएंट मार्नर सबसे बेहतरीन हमारा रिटन बैलेट का एग्जाम्पल माना जाता है, या जिसको हम लिटरेरी बैलेट बोलते हैं। और कीट्स का ला विल्डम सेंस मर्सी तो शायद इंटर में बहुत सारे बच्चे इसमें से पढ़े होंगे, जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ला विल्डम सेंस मर्सी पढ़ा होगा, अ लेडी विदाउट मर्सी, अ लेडी विदाउट मर्सी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज ब्रॉड साइड बैलेट। हाँ, ये मैं भूल रहा था, ब्रॉड साइड बैलेट। ब्रॉड साइड बैलेट क्या हुआ करते थे, ये ऐसे बैलेट थे कि विच वर पब्लिश्ड ऑन अ सिंगल सीट, प्रिंटेड ऑन अ सिंगल सीट, एक सिंगल सीट पर इनको पब्लिश किया जाता था। ठीक है, ब्रॉड साइड बैलेट इनको कहा जाता था। ये 16 से 19 सेंचुरी के बीच में खूब चला है, 16 से 19 सेंचुरी के बीच में खूब चला है। स्पेशली हम देखें तो 1575 या 6 जो है, जब हमारा प्रिंटिंग प्रेस डेवलप हुआ ना, प्रिंटिंग प्रेस डेवलप हुआ, तो वहां से ब्रॉड सीट का प्रचलन तेजी से बढ़ा और बैलेट्स उस पे लिखे जाने लगे, तो उस बैलेट्स को ब्रॉड सीट बैलेट्स करने लगा। ये बैलेट्स होते थे क्या थे, ये छोटे छोटे मतलब छोटे टॉपिक्स को लेकर के, जैसे किसी गली मोहल्ले में कोई सेंसेशनल कहानी मिल गई, उसको लेकर के ना इनको गलियों में बेचते थे। और करंट इवेंट्स एंड सेंसेशनल स्टोरीज पर होते थे ना, जैसे कोई करंट इवेंट है, जैसे इस समय आप अगर देखें तो बिहार में इस समय जो इलेक्शन कमीशन वोटों को रिवाइज कर रही है, उस पर बड़ा विवाद चल रहा है ना, तो कोई सेंसेशनल स्टोरी है या कोई करंट इवेंट है, इस पर कोई लिख दे, तो इट वाज दैट टाइप ऑफ बैलेट। इस प्रकार के बैलेट होते थे जिनको ब्रॉड साइड बैलेट कहा जाता था। करंट इवेंट्स पर होते थे और सेंसेशनल टाइप की स्टोरी जिसमें हुआ करती थी, और ये गलियों में ऐसे पेज इसके बेचे जाते थे। जैसे बहुत सारे आप एक प्रकार से कह लीजिए आजकल देखते हैं ना, जैसे पैम्फलेट वगैरह बिकते हैं, सॉरी बिकते हैं, अगर आप बांटे जाते हैं, तो उसमें क्या है, एक प्रकार से उनका बैलेट ही समझ लीजिए है, जो अपना प्रचार उचार करते हैं। तो इन द सेम वे ये गलियों में 1 रुपए 2 रुपए में पहले बेचे जाते थे। देन वी हैव बैलेड ओपेरा। अब ओपेरा का मतलब ही है कि प्ले विद सम इंस्ट्रूमेंट्स एंड सॉन्ग ना, तो अ फॉर्म ऑफ कॉमिक ओपेरा विद सॉन्ग इन बैलेड स्टाइल ना। तो कह रहे हैं कि कॉमिक ओपेरा जो होते थे विथ सॉन्ग्स, जो है बैलेड स्टाइल में जो लिखे जाते हैं, जो किए जाते हैं, उसको हम बैलेड ओपेरा बोलते हैं। मतलब ऐसा ओपेरा जो कि बैलेड स्टाइल में परफॉर्म किया जाए, दैट इज बैलेड ओपेरा। और इसके सबसे बड़े राइटर थे जॉन गे। जॉन गे को जानते ही होंगे, द बेगर्स ओपेरा। शायद इससे बढ़िया जो है बैलेड ओपेरा का एग्जाम्पल कोई है ही नहीं। द बेगर्स ओपेरा बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। नाउ ये 4 प्रकार के बैलेड हमने पढ़ लिए, इसको चारों याद रखिएगा। देन वी हैव मीटर पैटर्न ऑफ बैलेट्स। बैलेट्स के मीटर पैटर्न क्या है, हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं। आपके कोई क्वेश्चंस इन बिटवीन रहते हैं तो आप जरूर ड्रॉप कर दिया करिए, ये मैसेज चैट वगैरह आप लोग जरूर जो है करते रहा करिए ना। चलिए मीटर पैटर्न ऑफ बैलेट्स को देखते हैं, बैलेट का मीटर पैटर्न क्या है। तो बैलेट की हम बात करें तो कॉमन मीटर जो इसमें यूज होता है, जिसको हम बैलेड मीटर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, बैलेड मीटर भी कहते हैं। तो दैट बैलेड मीटर आर कॉमन मेजर। ये होता क्या है, इट इज मेजर्ड इन क्वार्ट्रेन ना, क्वार्ट्रेन में इसको मेजर किया जाता है। क्वार्ट्रेन आपको बताया था, स्टैंजा ऑफ 4 लाइंस, 4 लाइन का जो स्टैंजा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्वार्ट्रेन बोलते हैं। अब ये क्वार्ट्रेन जो होता है, बैलेड जो स्टैंजा होता है या बैलेड मीटर हम जिसको बोलते हैं, इसकी खासियत ये होती है कि दीज 4 लाइंस आर सेट इन द फर्स्ट लाइन आयम्बिक टेट्रामीटर। टेट्रामीटर मतलब मैं ये भी आपको पढ़ा दूंगा, मीटर भी पढ़ाऊंगा। टेट्रामीटर होता है मतलब 4, टेट्रा मतलब होता है 4। ठीक है, देखो क्या होता है, मोनो होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। डाई होता है, मोनो मतलब 1, डाई मतलब 2, ठीक है। ट्राई मतलब 3, टेट्रा मतलब 4, पेंटा मतलब 5, हेक्सा मतलब 6, सेप्टा मतलब 7, ठीक है, ऑक्टा मतलब 8,
तो ये जो हमारा बैलेड होता है, इसकी पहली और तीसरी लाइन, फर्स्ट एंड थर्ड लाइन जो होती है वो राइम टुगेदर होती है, और ये आयम्बिक टेट्रामीटर में होती है। आयम्बिक टेट्रामीटर कहने का मतलब ये है कि देयर मस्ट बी 8 सिलेबल्स इन द लाइन। लाइन में 8 सिलेबल होगा। 1 मीटर में हमारे 1 मीटर में होता है 2 सिलेबल, और टेट्रा मतलब होता है 4। टेट्रा मतलब 4, तो 4 इंटू अगर हम 2 करते हैं तो 4 इंटू 2 मतलब 8 सिलेबिक। तो इसकी फर्स्ट एंड थर्ड लाइन जो है वो 8 सिलेबिक होती है, 8 सिलेबल की होती है। और सेकंड एंड फोर्थ लाइन जो होती है वो ट्राईमीटर होती है। ट्राईमीटर मतलब 3 और 3 इंटू अगर 2 हम करते हैं तो कितना हो गया, 6 सिलेबिक। तो अगर हम देखें तो फर्स्ट लाइन 8 सिलेबिक, फिर सेकंड लाइन 6 सिलेबिक, फिर थर्ड लाइन 8 सिलेबिक, फिर फोर्थ लाइन 6 सिलेबिक। यही हमारा जो है विथ राइमिंग ए बी, यही हमारा क्या कहलाता है, यही हमारा बैलेड मीटर, बैलेड स्टैंजा कहलाता है। ठीक है, तो क्वार्टेन, एक क्वार्टेन होता है, क्वार्टेन विथ आयम्बिक टेट्रामीटर लाइन फॉलोड बाय आयम्बिक ट्राईमीटर जो है, यही हमारा कहलाता है बैलेड मीटर, बैलेड स्टैंजा। ठीक है, और हियर वी हैव एन एग्जांपल। यहां पर हमारे पास एक एग्जांपल है, आइए देखते हैं इस एग्जांपल को। जैसे यहां पर देखिए लाइन लिखी हुई है, 4 लाइन है ना, 4 लाइन है। आइए देखते हैं कि कैसे ये बैलेड मीटर कैसे हम काउंट करेंगे, या इसको बैलेड स्टैंजा हम क्यों कहेंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बैलेड स्टैंजा को आपको मेजर करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको सिलेबल काउंट करना है। अब सिलेबल आपको काउंट करने आना चाहिए। सिलेबल काउंट कैसे करते हैं, सिलेबल जो है ये साउंड होता है। क्या होता है, साउंड होता है। मतलब हमारे जो है इसमें जो भी हमारे वॉवेल साउंड्स होते हैं, जो भी वॉवेल साउंड स्पेशली देखते हैं होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो सिलेबल में काउंट होते हैं, वो सिलेबल में काउंट होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि जहां पर वॉवेल लिखा हुआ है वही केवल सिलेबल में काउंट होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। 2 वॉवेल से, ऐसा नहीं कि 2 वॉवेल है तो 2 वॉवेल से आपने 2 सिलेबल काउंट कर लिए, हो सकता है 2 से एक ही सिलेबल काउंट हो ना। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा फोनेटिक्स पढ़ाया जाता है, उसकी जानकारी थोड़ी बहुत आपको होनी चाहिए, लेकिन बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं आपको सिंपल सा बता रहा हूं। आपको करना क्या है, सबसे पहले आप केवल प्रोनाउंसिएशन करना थोड़ा सा सीखिए। आयम्बस हमने 4 मीटर पढ़ाए हैं, अगर आपको याद हो। अगर नहीं, हमारे जो बच्चे यहाँ पर नए हैं या जो पहले से हमसे नहीं पढ़ रहे हैं, आप बीए सेकंड सेमेस्टर की हमारी एक प्लेलिस्ट है, उसमें चला जाइएगा। हमने मीटर पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ है। आपके जो हमारे 6 प्रकार के मीटर होते हैं वो सब हमने आपको पढ़ाया है। आयम्बिक क्या होता है, उसके बाद ट्रॉसी क्या होता है, उसके बाद एनापेस्टिक क्या होता है, डैक्टिलिक क्या होता है, फायरिक क्या होता है, सब मैंने पढ़ाया हुआ है। आप जाएंगे वहां पर पूरा डिटेल में मिलेगा, आपको समझ में भी आएगा। मैंने एग्जाम्पल के साथ पढ़ाया हुआ है, तो वीडियोज आप जरूर देख लीजिएगा, आपको हेल्प मिलेगी। और एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, आयम्बस जो हमारा होता है, आयम्बस जो हम काउंट करते हैं उसमें हमारा पहले अनस्ट्रेस सिलेबल होता है, उसके बाद स्ट्रेस सिलेबल होता है। अनस्ट्रेस कहने का मतलब ऐसा सिलेबल जिसको बोलने के लिए हमें ज्यादा एयर पास करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये हमारा वोकल कार्ड है। वोकल कार्ड के थ्रू जब हम एयर पास करते हैं, उसी एयर के कितना तेजी से हम पास करते हैं, कितना धीरे से, उसी से स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल हमारा काउंट होता है, जिसको हम हिंदी में कहें तो लघु स्वर या दीर्घ स्वर हम कहते हैं। तो लघु स्वर और दीर्घ स्वर जो होता है वही हमारा यहाँ पर अनस्ट्रेस्ड एंड स्ट्रेस कहलाता है। अनस्ट्रेस्ड मतलब लघु स्वर और स्ट्रेस मतलब दीर्घ स्वर। मतलब हम उसको जब स्लो थोड़ा एयर हम पुश करेंगे, बाहर निकालेंगे, तो हमारा अनस्ट्रेस्ड होता है, जहां पर हमें ज्यादा एयर प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जबकि स्ट्रेस में हमें एयर थोड़ा सा ज्यादा निकालने की जरूरत पड़ती है। तो उसको हम जब काउंट करेंगे, जैसे हम कहें द सन, द को आप पढ़ते हैं ना, द
ना, ऐसे नहीं पढ़ते, द पढ़ते हैं, द। तो दैट इज अनस्ट्रेस्ड ना, क्या है, अनस्ट्रेस्ड। ये देखिए इसका सिंबल होता है, अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड का सिंबल होता है जो है। उसके बाद द सन, द सन, ठीक है, द सन साइंस, द सन साइंस, ठीक है, ये आपका हो गया स्ट्रेस्ड। उसके बाद ब्राइट, ब्राइट ना, ब्राइट, ब्राइट, ठीक है, इन, इन, यॉन्डर, यॉन्डर, ड, ड, देन स्काई, एक छूट गया ना, इट, देन स्काई। तो अगर हम काउंट करें तो 2 2 4 2 6 2 8, एक ये जो है हमारा स्ट्रेस, अनस्ट्रेस फॉलोड बाय स्ट्रेस, अनस्ट्रेस फॉलोड बाय स्ट्रेस, अनस्ट्रेस फॉलोड बाय स्ट्रेस, अनस्ट्रेस फॉलोड बाय स्ट्रेस, 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है। एक एक सुपरफ्लुअस भी होते हैं, कभी कभी रन ऑन लाइन भी होता है, उसको हम बोलते हैं। तो इसका जब हम निकालेंगे एग्जैक्टली जो है आपको प्रोनाउंसिएशन अगर थोड़ा सा जो है उसके हिसाब से देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। 2 4 एग्जाम्पल्स आप मीटर वाले में जाइएगा, मैं अलग से भी आप कहेंगे तो इसको पढ़ा दूंगा। तो आपको केवल प्रोनाउंसिएशन देखना है, द सन साइंस ब्राइट इन यंडर स्काई ना, यंडर स्काई। तो ये यहां पर देखें तो 8 सिलेबल हमारे पास हो रहा है, 8 सिलेबल हमारे पास हो रहा है। 1 2 3 4 4 5 6 7 8, ये 8 सिलेबल हमारे पास हो रहे हैं। ये 8 सिलेबल को 2 सिलेबल का हमारा 1 फुट बनता है, 2 सिलेबल का 1 फुट बनता है। तो 2 सिलेबल इक्वल टू 1 फुट, 1 फुट को हम मीटर भी कहते हैं, ठीक है, 1 फुट होता है और इसको हम मीटर भी कहते हैं, मीटर भी हम इसको कहते हैं। अब यहां पर हमारे पास 1 2 3 4 फुट हो गए, तो 4 फीट इक्वल टू 4 मीटर। तो 4 को हम बोलते क्या है, टेट्रा, तो ये क्या हो गया, टेट्रा मीटर। और अगर अनस्ट्रेस्ड के बाद स्ट्रेस्ड आ रहा है तो दैट इज आयम्बिक। अनस्ट्रेस्ड के बाद अगर आपको जैसे द बोलने में आप देखेंगे जोर नहीं लग रहा, आप खुद यहां महसूस करिए, द बोलिए, जोर जोर से थोड़ा बोलने की कोशिश करिए, द द द, आप द बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा जोर नहीं लग रहा। उसके बाद अब आप सन बोलिए, सन, सन, आपको लग रहा है कि एयर ज्यादा प्रेस करनी पड़ रही है ना, एयर ज्यादा प्रेस, तो आप प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो अपने मन में ही आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे ये हम इसको काउंट करेंगे, कैसे इसको काउंट करेंगे। जरूर हमेशा एग्जैक्टली काउंट नहीं कर पाएंगे, प्रैक्टिस इसकी करनी पड़ती है, लेकिन धीरे धीरे करेंगे तो आप काउंट कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया टेट्रामीटर। और आयम्बिक कैसे हुआ, जब हमारा अनस्ट्रेस्ड फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड, ये वाला जब हमारा पैटर्न होगा, मतलब अनस्ट्रेस फॉलोड बाय स्ट्रेस, अनस्ट्रेस फॉलोड बाय स्ट्रेस ना, ये हो गया अनस्ट्रेस, ये हो गया स्ट्रेस, अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड, फिर अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड, ठीक। तो 1 2 3 फिर अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड, ये हमारा 4 हो गया, दैट इज आयम्बिक टेट्रामीटर। यही हमारा आयम्बिक मीटर है, 1 फीट 2 फीट 3 फीट 4 फीट, ये 4 हो गया, 4 मतलब टेट्रा, और यूएस का फॉर्म हमारा चल रहा है, तो दैट इज आयम्बिक टेट्रामीटर, आयम्बिक टेट्रामीटर। और ये तो हमारा होता है फर्स्ट एंड थर्ड लाइन, 4 लाइन होती है, बैलेड स्टैंजा क्वार्टरेन में होता है, 4 लाइन होती है। तो फर्स्ट एंड थर्ड हमारा जो होगा वो क्या होगा, आयम्बिक टेट्रामीटर होगा, आयम्बिक टेट्रामीटर होगा। तो ये पहला और तीसरा, यहां पर भी आप देखिए तीसरा में, तो द हमारा एक हो गया, लीव्स आ ग्रीन, द फ्लावर्स, फ्लावर्स ब्लूम, ठीक है, ब्लूम। तो 2 2 4 2 6 2 8, ये भी हमारा आयम्बिक टेट्रामीटर हो गया। अब दूसरी लाइन और चौथी लाइन हम देखें तो यहां पर है द बर्ड्स, द बर्ड्स ना, 2 हो गया, बेगिन 3 3 गिन 4 2 5 एंड सिंग 6, ये हमारा 6 हो गया।
तो 1 2 3 4 5 6, तो द हमारा हो गया अनस्ट्रेस्ड। उसके बाद बर्ड, बर्ड हमारा हो गया स्ट्रेस्ड। उसके बाद बेगिन, बेगिन ना, ये हो गया हमारा अनस्ट्रेस्ड और ये हो गया स्ट्रेस्ड। देन टू अनस्ट्रेस्ड, देन सिंग स्ट्रेस। तो यूएस 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 यूएस, ठीक है, ये ऐसे फॉलो करेगा। अर्थात ये आपका हो गया यूएस यूएस यूएस, ये यू ये यस, ये यू ये यस, ये यू ये यस। तो ये आपका हो गया आयम्बिक ट्राईमीटर। आयम्बिक ट्राईमीटर। 6 सिलेबल को अगर हम देखें तो 2 सिलेबल का 1 फुट होता है, तो 6 सिलेबल में हो गए आपके 3 फीट, 3 फीट। तो 3 फीट इक्वल टू 3 मीटर। 3 को बोलते हैं हम ट्राई, तो ये क्या हमारा हो गया ट्राई मीटर, दैट इज ट्राई मीटर। तो इसी को बोलते हैं हम आयम्बिक ट्राई मीटर। आयम्बिक क्यों है, तो ये ध्यान रखना, आयम्बिक हमारे स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड के हिसाब से होता है, और मीटर हमारे नंबर ऑफ स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस से डिफाइन होता है कि उसमें कितने मीटर होंगे, कितने नंबर हैं उसके। अर्थात अगर 4 जो है 2 है तो हमारा क्या हो गया मोनोमीटर। 4 सिलेबल है तो हमारा हो गया डायमीटर। 6 सिलेबल है तो हमारा हो गया ट्राईमीटर। 8 सिलेबल है तो हमारा हो गया टेट्रामीटर। 10 सिलेबल है तो हो गया पेंटामीटर। 12 सिलेबल है तो हो गया हेक्सामीटर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ सिलेबल जो है वो डिफाइन करता है मीटर को, एंड रिदम जो होती है हमारी, पिच एंड टोन जो होती है, स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस जो होता है, ये हमारा डिफाइन करता है कि ये कैसा मीटर है। आयम्बिक है, एनापिस्टिक है, ट्रॉसी है, डैक्टिलिक है, पायरिक है, कैसा है ये आपको बताता है क्या, अनस्ट्रेस एंड स्ट्रेस। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। यहां पर अगर हम देखें तो इट इज द स्टार्ट ऑफ ए स्प्रिंग ना, ए स्प्रिंग। तो ये 2 2 4 2 6 हमारे हो गए। यहां पे भी क्या हो गया, ट्राई मीटर हमारा हो गया। तो आयम्बिक ट्राई मीटर। आई होप कि ये आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा। आप थोड़ा सा बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपसे ये कहूंगा कि आप जाइए, मेरा जो वीडियो बीए सेकंड ईयर की प्लेलिस्ट में पड़ा है आप उसको देख लीजिए। हाँ ठीक है, थैंक यू सोनिका, समझ में आ रहा, दैट्स वेरी गुड। हाँ बिल्कुल ठीक है, स्ट्रेस अनस्ट्रेस बिल्कुल सही है। ठीक है, पीडीएफ मैंने ग्रुप में दे दिया है सोनिका। आई होप कि आपको पिछली 2 क्लासेस जो चली हैं उनका पीडीएफ मैंने ग्रुप में डाल दिया है। ये क्लास जैसे हमारी खत्म होगी तो इसको भी हम आपके ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है, आप लोग परेशान ना होइए, पीडीएफ आपको सब मिल जाएगा। आप तैयारी अच्छे से करिए और रिजल्ट दीजिए। चले बच्चों, आगे चले, चलिए ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अगली स्लाइड पर हम चलते हैं, राइम स्कीम की बात करते हैं। राइम स्कीम हमने पीछे ही आपको बता दिया कि राइम स्कीम अगर हम देखें निकालें तो ध्यान देना, राइम स्कीम कैसे निकलती है। प्रोनाउंस द लास्ट वर्ड ऑफ लाइन लाउडली। आप जोर से प्रोनाउंस करिए और देखिए कैसी रिदम निकल रही है, कैसी राइम निकल रही है। स्काई, तो आप इसको नाम दे दीजिए ए। उसके बाद दूसरा सिंग, अब स्काई सिंग, स्काई सिंग से नहीं मिल रहा है तो इसको नाम दे दीजिए बी। उसके बाद ब्लूम, उसके बाद ब्लूम। ठीक है, उसके बाद आप देखें तो स्प्रिंग, दैट इज बी। तो ए बी सी बी, ए बी भी होता है, ए बी सी बी भी होता है, मिलता है ये राइम स्कीम। तो आपको राइम स्कीम में कुछ नहीं करना होता है, बहुत सिंपल होता है। प्रोनाउंस द लास्ट वर्ड ऑफ द लाइन, कैसे आप उसको प्रोनाउंस करते हैं, उसको ए अगर दूसरा उससे मैच करता है तो वो भी ए, और तीसरा दूसरा नहीं मैच करता है तो उसको बी, तीसरा मैच करता है तो फिर ए हो जाएगा, तीसरा अगर इससे मैच करता है तो बी हो जाएगा ना। इस प्रकार से राइम स्कीम हम काउंट करते हैं। हम पोम जब आपको पढ़ाएंगे, खास करके सोनेट्स हो चाहे, तो वहां पर हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो यूजुअली अगर हम देखें तो जो हमारी राइम स्कीम बैलेड में होती है वो
ए बी सी बी और ए बी दोनों पाई जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रट मत लीजिएगा, दोनों मिलती है। अब एक एग्जांपल तो यही देख लीजिए, ऊपर आपका ए बी सी बी मिला है, लेकिन ए बी बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, तो दोनों मिलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। यूजुअली राइम स्कीम इज ए बी सी बी या ए बी। ठीक है, गॉट इट। चलिए, अब राइम स्कीम क्या होती है? ये राइम स्कीम सूट करती है ओरल ट्रेडिशन को एंड मेमोराइजेशन को। जैसे आप देखिए, हम लोग मेमोराइज करते हैं, जैसे दोहा वगैरह होते हैं ना, हालांकि दोहा कपलेट होता है, राइम्ड कपलेट होता है, तो वो तो और राइम कर जाता है तो याद हो जाता है हमें। लेकिन ऐसे भी हमारे जो चौपाई वगैरह होती हैं, तो चौपाई में भी आप क्या देखते हैं हिंदी में, फर्स्ट लाइन जो है राइम्ड होती है थर्ड से, और सेकंड लाइन राइम होती है फोर्थ से। उसमें 11 सिलेबल पाए जाते हैं, उसमें 13 सिलेबल पाए जाते हैं ना। चौपाई, सोरठा, दोहा, पता नहीं क्या क्या होता है हिंदी में, अब बहुत दिन हो गया पढ़े हुए, लेकिन फिर भी आप लोग थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, क्योंकि जीआईसी लेक्चरर का एग्जाम आएगा तो वो भी आपके एग्जाम में आ सकता है। नाउ स्टैंजा फॉर्म, स्टैंजा फॉर्म की बात करते हैं। सर टेलीग्राम ग्रुप पर है क्या? नो, टेलीग्राम पे नहीं है, आई हैव शेयर्ड इट इन द व्हाट्सएप ग्रुप। जो हमारा एलटी ग्रेड का व्हाट्सएप ग्रुप बना है उस पे मैंने शेयर कर दिया है। ठीक है, स्टैंजा पैटर्न की बात करते हैं। स्टैंजा पैटर्न की बात करें स्टूडेंट्स, तो क्वाट्रेन है, 4 लाइन स्टैंजा, हमने आपको बता ही दिया। क्वाट्रेन जो हमारा होता है वो स्ट्रांग होता है यूज ऑफ रिपीटिशन एंड डायलॉग के लिए ना। रिपीटिशन एंड डायलॉग के लिए अगर हम देखें तो हमारा क्वाट्रेन सबसे बेहतर होता है। 4 लाइन में आप चीजों को रिपीट करते रहिए, और डायलॉग के लिए भी अगर हम देखें तो ज्यादा बेहतर हमारा होता है स्टैंजा। तो स्टैंजा पैटर्न में देखें तो क्वाट्रेन इसका स्टैंजा पैटर्न होता है। ठीक है, चलिए एक एक चीजें आप क्लियर करते चलिए, नहीं क्लियर हो तो पूछ लीजिएगा, टाइम लग जाए, मैं मेरा मानना यह है टाइम लग जाए, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप खुद से कर लेंगे, खुद से कर लेंगे। वैसे तो मैं बहुत डिटेल में पढ़ाता हूं, अगर मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं तो बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाता हूं। हमारे यहाँ तक कि हमारे यहाँ बीए के भी बच्चे अगर जो सिंसियर हैं क्लास में, अच्छे से पढ़ते हैं, आप जाइए, बीए फर्स्ट ईयर का लड़का आपको सब बता देगा, चाहे वो मीटर की बात हो, चाहे स्टैंजा कैसे काउंट करें, बैलेट क्या होता है, ओड क्या होता है, हाँ आपको सब कुछ बता देंगे वो, क्योंकि ये सब सारी चीजें मैं बहुत विधिवत बताता हूँ। चाहे उसके बाद ड्रामा सेक्शन हमारा है, ट्रेजेडी क्या होती है, तो एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी क्या है, सब बच्चों के जो सिंसियर बच्चे हैं वो रटा रटाया होता है। यहाँ चूंकि क्या है कि वी हैव लिमिटेशन ऑफ टाइम, टाइम की हमारे पास एक लिमिट है, और बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं ना कि दे आर इन हरी, उनको बड़ी जल्दी होती है। अभी बहुत डीप में हम जाएंगे तो उनको ये लगेगा कि अरे क्या बेवकूफ़ी बना रहे हैं ना सर। तो थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं ना कहीं एक प्रयास ये है कि ज़्यादा आपको सफलता दिलाने का प्रयास किया जाए। नॉलेज तो हम बाद में भी आपका डेवलप कर देंगे। हाँ, रोहित ने पढ़ा है, बिल्कुल रोहित ने पढ़ा है ऑफलाइन, तो उसको मैं काफ़ी डिटेल में पढ़ाता हूँ ऑफलाइन में। पर्पज ऑफ बैलेड, बैलेड लिखा क्यों गया, क्यों, पर्पज क्या था? तो देखिए, एक तो एंटरटेनमेंट था पर्पस, दूसरा स्टोरी टेलिंग, स्टोरी टेलिंग थी। स्टोरीज को सबसे बेहतर तरीके से गा करके अगर आप पहले देखें तो इन द फॉर्म ऑफ बैलेड, हमारे जो पूर्वज वगैरह लोग होते थे, आप देखिए वो कैसे बेहतर बेहतर चीजें अपने खानदान के बारे में, बहुत अपनी जो विरासत है उसको सॉन्ग के फॉर्म में जो है गा करके सुनाते थे। और उसके बाद मॉरल इंस्ट्रक्शंस, तो बहुत सारे मॉरल इंस्ट्रक्शंस अगर आप देखें तो ये भी देने के लिए बैलेड का यूज किया गया है। और प्रिजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिकल और लेजेंडरी इवेंट्स, और बहुत सारे ऐतिहासिक और ऐसी कुछ घटनाएं लेजेंडरी होती हैं जिनको याद करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए भी बैलेड का यूज हुआ करता था। जैसे आप देखिए तो रामायण में अगर आप देखिए तो हमारा जो लौकुश कांड है, लौकुश कांड हम देखते हैं तो उसमें माना जाता है कि जो लव एंड कुश थे, दे यूज टू गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, फ्रॉम टाउन टू टाउन ना, नगर नगर जा करके क्या होते थे, राम के चरित्र को गाया करते थे ना। तो इट वॉज ऑल्सो फॉक बैलेड था, ये भी एक प्रकार का फॉक बैलेड था, जहां पर प्रिजर्व किया जा रहा है क्या, लीजेंड्स ऑफ रामा, राम के लीजेंड्स को प्रिजर्व करने का एक तरीका था ना, कि ओरल के थ्रू सबको बता दिया और सबको पता चल गया कि ये स्टोरी है ना। तो प्रिजर्व करने का भी एक ये तरीका होता है, एक तरीका होता है। तो ये ध्यान रखिए, बैलेड जो है, बैलेड सॉन्ग जो होते हैं, ये किसी भी हिस्टोरिकल चीज को या लेजेंडरी जो हमारे इवेंट्स हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए भी किया जाता है।
देन एक्सप्रेस कैमनल वैल्यूज आर ग्रीवांसेस, या कोई हमें कैमनल वैल्यूज दिखानी है ना, जैसे हमारे कम्युनिटी का कोई वैल्यूज होता है उसको दिखाना हो, या कुछ ऐसे ग्रीवांसेस हैं उस पर भी हमारे बैलेट लिखे जाते हैं। तो दीज आर द पर्पजेस, ये सब कुछ कॉमन पर्पज होते हैं जो हमारे बैलेट में यूज किए जाते हैं। देन वी हैव फेमस बैलेट राइटर्स। आइए एक नजर देखते हैं हम फेमस बैलेट राइटर्स पर हमारे। प्रिया जी कह रहे हैं सर कैसे, आप हमको व्हाट्सअप कर दीजिए और आप हमारे जो है उसमें ऐड हो जाइए। मैंने वैसे लिंक भी शेयर कर दिया है, शायद में भी नहीं किया होगा तो कर देंगे। आप सब लोग उसमें ज्वाइन हो जाइए। साक्षी गुड इवनिंग, प्रिया गुड इवनिंग, सब लोग जो है आप उसमें ज्वाइन हो जाइए। आई विल शेयर ऑल द पीडीएफ देयर, वहां पे आपके क्वेश्चंस के रिप्लाई भी मैं आपको दूंगा, ठीक है। चलिए, तो फेमस बैलेट राइटर्स की बात करते हैं, तो आइए देखते हैं। देखो एक चीज ध्यान रखना, फादर ऑफ इंग्लिश बैलेट थॉमस पर्सी को कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि पहले यही थे लिखने वाले, लेकिन इन्होंने इतना ज्यादा काम किया है। पीछे हमने आपको बताया था कि रेलिक्स ऑफ एंशिएंट इंग्लिश पोएट्री जो 1765 में पब्लिश हुई थी इनकी, ये क्या थी, ये कलेक्शन थी, कलेक्शन ऑफ द बैलेट्स रिटन ड्यूरिंग 14 15 सेंचुरी 16 सेंचुरी। उसको इन्होंने कलेक्ट किया, पार्ट्स में मिला, उसको ट्रांसलेट किया, जो इनकम्प्लीट था उसको कंप्लीट किया और एक बुक बनाई जिसको नाम दिया रेलिक्स ऑफ एंशिएंट इंग्लिश पोएट्री, और 1765 में पब्लिश किया। इसीलिए इसमें मेरे हिसाब से शायद 131 से ज्यादा जो है बैलेट्स थे, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इंग्लिश बैलेट्स। तो ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन आपको यहां पर मिल सकता है, फादर ऑफ इंग्लिश बैलेट्स कौन है, ठीक है। और इन्हीं को श्रेय जाता है, ही रिवाइव्ड इंटरेस्ट इन ओल्ड बैलेट्स इंस्पायर्ड द रोमांटिक पोएट्स। और ओल्ड बैलेट्स में इन्होंने ही इंटरेस्ट जगाया, और बाद में आपको पता ही है हमारे वर्ड्सवर्थ, कॉलरीज, कीट्स, ये सब लोगों ने बाद में बहुत सारे बैलेट्स लिखे। तो रोमांटिक पोएट्स को इंस्पायर्ड करने का भी श्रेय हमारे थॉमस पर्सी को जाता है। देन वी हैव अ फ्यू नोटेबल राइटर्स, अदर नोटेबल राइटर्स। हमारे और कुछ नोटेबल राइटर्स हैं, उनको देख लेते हैं। तो नोटेबल राइटर्स में हम देखें तो यहां पर देखिए वी हैव राइटर, नंबर ऑफ बैलेट्स, देखिए अप्रॉक्स है दिया है, एग्जैक्ट नंबर नहीं है, कुछ लोगों का एग्जैक्ट नंबर है, और इनके कुछ फेमस बैलेट्स एंड पब्लिकेशन। तो अगर हम देखें तो सबसे फेमस हमारे जो राइटर हैं वो आते हैं सैमुअल टेलर कॉलरीज, जिनको हम एसटी कॉलरीज के नाम से जानते हैं। इन्होंने एक से ज्यादा बैलेट लिखे हैं, लेकिन इनका जो एकमात्र सबसे फेमस बैलेट है दैट इज द राइम ऑफ द एंशिएंट मार्नर, जो कहां पब्लिश हुई थी, 1798 के लिरिकल बैलेट्स में पहली पोम थी, पहली पोम थी द राइम ऑफ द एंशिएंट मार्नर। ये क्या है, बैलेट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जॉन कीट्स, जॉन कीट्स ने भी एक बैलेट लिखा है दैट इज ला विलेडेम सैंस मर्सी, अ लेडी विदाउट मर्सी। इट वाज पब्लिश्ड इन 1819, 1819 में ये पब्लिश हुई थी, ये भी बैलेट फॉर्म में लिखी गई है। देन रॉबर्ट बर्न्स, रॉबर्ट बर्न्स हैं, इन्होंने 100+ एडाप्टेशंस किए हैं बैलेट के। एडाप्टेशंस ध्यान रखिएगा, ओरिजिनल नहीं है इनके। इनके अगर हम देखें तो टैम ओसेंटो, और उसके बाद हमारा जॉन एंडरसन, और लेट 18 सेंचुरी में इन्होंने इसको पब्लिश किया है, ठीक है। ये इनके कुछ फेमस सोनेट्स हैं रॉबर्ट बर्न्स के, ठीक है। तो याद रखिएगा ये नाम भी एक्चुअली हो सकता है आपसे पूछ ले, हु एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ बैलेट राइटर। आपको बर्न्स दे दे तो आपको लगे बर्न्स को तो हमने पढ़ा नहीं, बर्न्स ने भी बैलेट लिखा हुआ है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है नेहा, जब मन कहे आके पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। सर वॉल्टर स्कॉट, इनका नाम तो सुना ही होगा, सर वॉल्टर स्कॉट साहब थे, ठीक है। इन्होंने भी बहुत सारे बैलेट्स को कलेक्ट किया है और एडिट किया है। फेमस अगर बैलेट्स देखें तो द बॉर्डर बैलेट्स इनके हैं, मिन्स्ट्रिल्स ऑफ द स्कॉटिश बॉर्डर, एंड ये पब्लिश कब हुए थे, 1802 से 3 के बीच में। और विलियम वर्ड्सवर्थ ने तो बहुत सारे बैलेट लिखे हैं, लूसी ग्रे, VR7, ये सब इनके बैलेट्स ही हैं। 1798 में ये पब्लिश हुए थे लिरिकल बैलेट्स में। देन कैरेक्टर फीचर्स ऑफ बैलेट,
बैलेड के क्या फीचर्स होते हैं, क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ये भी आपको जानना चाहिए कि बैलेड की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो बैलेड शुड बी सिंपल एंड ड्रामेटिक नरेटिव, सिंपल होना चाहिए और ड्रामेटिक नरेटिव होना चाहिए। एक फीचर इसका ये है कि बहुत ज्यादा आप टफ लैंग्वेज, क्योंकि ये कॉमन लोगों के कॉमन फॉक का सॉन्ग है, तो ऐसा नहीं है कॉमन फॉक बहुत एलीट लैंग्वेज को, सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज को समझ पाएगा। तो इसीलिए लैंग्वेज और स्टाइल सिंपल होनी चाहिए एंड इट शुड हैव ड्रामेटिक नरेटिव स्टाइल, ड्रामेटिक नरेटिव स्टाइल इसकी होनी चाहिए। अननेम्ड कैरेक्टर्स आर आर्केटाइप्स, या तो इसमें अननेम्ड कैरेक्टर्स होते हैं या आर्केटाइप्स होते हैं। जैसे मदर है ना, तो आर्केटाइप कैरेक्टर है, लवर है तो आर्केटाइप है, नाइट है तो आर्केटाइप कैरेक्टर है। देन डायलॉग ऑफन ड्राइव्स द स्टोरी, इसमें जो डायलॉग होते हैं उसी के थ्रू स्टोरी आगे बढ़ती है, उसी के थ्रू स्टोरी आगे बढ़ती है। इसमें लिटिल बैकग्राउंड और एक्सपोजिशन, इसमें बैकग्राउंड का बड़ा रोल नहीं होता है, बैकग्राउंड बड़ा छोटा सा ही होता है, छोटा सा बैकग्राउंड होगा, बहुत लिमिटेड, इसको बोलते हैं मिनिमल बैकग्राउंड। इसमें मिनिमल बैकग्राउंड होता है, ठीक है, मिनिमल बैकग्राउंड होता है, मिनिमल सेटिंग होती है, ध्यान रखिएगा। सेटिंग ऐसा नहीं बहुत शिफ्ट करती हो ना, मिनिमल बैकग्राउंड होता है इसमें। एंड सडन ट्रांजिशंस, और ट्रांजिशन बड़ी तेजी से इसमें होता है, मतलब एक एज से दूसरे एज में जाना, एक प्लेस से सॉन्ग के माध्यम से दूसरे प्लेस में जाना बहुत तेजी से होता है। नाउ वी हैव अ फ्यू इंपॉर्टेंट बैलेट्स विथ पब्लिकेशन डेट्स, कुछ हम इंपॉर्टेंट बैलेट्स है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो इसको भी यहां पर हमने एक लिस्ट तैयार करी है, इसको भी आप देख लीजिए, ठीक है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो अभी हमने आपको पीछे फॉक बैलेट्स में हमने 3 एग्जाम्पल बताए थे, तो एक एग्जाम्पल यहां पर देखिए आया है हमारा लॉर्ड रॉन्डल, ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। ये फॉक बैलेट हमारा है, ओरल ट्रेडिशन में लिखा गया है, बाद में इसको 17वीं सेंचुरी में लिखा गया, ठीक है, ओरल में था, बाद में 17वीं सेंचुरी में इसको लिखा गया। उसके बाद एक हमारा एडवर्ड एडवर्ड बैलेट है, ये भी फॉक बैलेट है, ये बाद में एंशियंट रेलिक्स जो लिखा ना पर्सी ने, उसमें इसको कलेक्ट किया गया है, ध्यान रखिएगा। द राइम ऑफ एंशियंट मार्नर पीछे मिल चुके हैं, एस टी कॉलरिज साहब ने लिखा है, और ये लिटरेरी बैलेट है, मतलब रिटन बैलेट, लिटरेरी बैलेट है, ये 1798 में ये पब्लिश हुआ था। ला बेल्डम सैंस मर्सी, ये भी हमारा लिटरेरी बैलेट है, मतलब रिटन बैलेट है, ये 1819 में पब्लिश हुआ था। द टॉ कार्बिस, ये हमारा फॉक बैलेट है, पीछे मिला था ये भी ना, जो 3 बैलेट हमने बताए थे, इसमें ये भी था, ये फॉक बैलेट है, ये एक्चुअली स्कॉटिश कलेक्शन में 18वीं सेंचुरी में इसको जो है शामिल किया गया था। उसके बाद द बैलेड ऑफ चेवी चेज, ये हमारा फॉक या हिस्टोरिकल बैलेड भी इसको हम बोलते हैं, ये 16वीं सेंचुरी में लिखा गया था, ठीक है, द बैलेड ऑफ चेवी चेज। अब आइए, देयर आर अ फ्यू फैक्ट्स, कुछ फैक्ट्स हैं, क्विकली हम इन फैक्ट्स को लेते हैं। ये फैक्ट्स वही हैं जो पीछे हमने पढ़ा है, तो ये मैंने सोचा कि ये एक तरीका हो सकता है कि हमने जो अभी पढ़ा है उसको क्विकली हम रिवाइज कर लेंगे ना, तो फटाफट हम उसको रिवाइज करेंगे। देयर आर अ फ्यू फैक्ट्स जो आपको रिवाइज कर लेना चाहिए ना, तो मैं उसको फटाफट आपको बता देता हूं। तो चलिए लेट्स बिगिन, एक एक फैक्ट को हम देखते हैं। तो है हमारा फैक्ट्स जो है, आइए देखते हैं। तो बैलेट डिराइव कहाँ किया, लैटिन के बेलारे से डिराइव किया है, पीछे हमने बताया, जिसका मतलब होता है टू डांस ना, और फ्रेंच के बैलेडी से किया गया है, जिसका मतलब होता है सॉन्ग विथ डांसिंग, ठीक है। ओरल ट्रेडिशन था, जब तक लिखा नहीं गया था ये ओरली ट्रांसमिट किया जाता था, और सबसे पहले बैलेट देखें तो 13वीं सेंचुरी में हमें मिलता है, अर्लीस्ट इंग्लिश बैलेट्स हमें 13वीं सेंचुरी में मिलता है। यूजुअली अगर देखें तो बैलेड एनोनिमस होते थे, मतलब इनके ऑथर का नाम, इनके सिंगर का नाम हमें पता नहीं होता था। फॉक बैलेट्स प्रायः कैमुनल हुआ करते थे, कैमुनल कहने का मतलब दे हैड मैसेज फॉर अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, कम्युनिटी के लिए ये प्रायः मैसेज कन्वे किया करते थे। यूज सिंपल एंड एवरीडे लैंग्वेज, इसमें सिंपल और एवरीडे लैंग्वेज का यूज किया जाता है।
कॉमन थीम इसमें लव, डेथ और वार जैसी कॉमन थीम होती थी ना, जैसे पृथ्वीराज संयोगिता के प्रेम पर लिख दिया ना, ऐसे जो है, या किसी के वार पर लिख दिया, बढ़िया। जैसे आल्हा उदल का आप देखिए बैलेड बहुत ही फेमस है ना। एम्फसाइज एक्शन ओवर डिस्क्रिप्शन, इसमें जो है डिस्क्रिप्शन से ज्यादा एक्शन पर एम्फसाइज किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बैलेड्स ऑफन इंक्लूड डायलॉग, और बैलेड में प्रायः डायलॉग होता है, डायलॉग फॉर्म में होता है। दे यूज रिफ्रेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिफ्रेन का यूज करते हैं, मतलब एक कोई जिसको हम अपने भाषा में कहें तकिया कलाम, एक कोई तकिया कलाम होता है, हर एक 4 लाइन के बाद उसको रिपीट करेंगे, उसको रिपीट करेंगे, तो रिफ्रेन या रेपिटेशन ये यूज करते हैं प्रायः। ऑफन एंड एब्रप्टली, अच्छा ये बड़े झटके में समाप्त भी होता है, ऐसा नहीं है कि एंडिंग इसकी धीरे धीरे करेंगे, बड़े झटके में, सब कुछ एकदम ठीक ठाक चल रहा है, मान लीजिए वार के बारे में बता रहे हैं कि ऐसे लड़ रहे थे वैसे लड़ रहे थे, अचानक बताएंगे मर गए, खत्म ना, तो एब्रप्टली एंड होता है। और राइम स्कीम हमने आपको बताया ABCB या ABAB राइम स्कीम फॉलो की जाती है, और 4 लाइन का स्टैंजा में लिखा जाता है, जिसको हम क्वाट्रेन बोलते हैं, और इसको हम बैलेड स्टैंजा भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये टेट्रामीटर फॉलोड बाय ट्राईमीटर, टेट्रामीटर फॉलोड बाय ट्राईमीटर, 4 3 4 3 में ये लिखा जाता है। फेमस फॉक बैलेड हमारा लॉर्ड रॉन्डल है, फेमस फॉक बैलेड में आता है। और बैलेड्स अगर हम देखें तो इन्होंने रोमांटिक पोएट्री को बहुत प्रभावित किया है बैलेड्स ने, ठीक है। लिरिकल बैलेड्स आप देख ही रहे हैं, 1798 में हमारे वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरीज ने कोलैबोरेशन में पब्लिश किया था। वर्ड्सवर्थ के बैलेड्स जो है ये रस्टिक लाइफ को दिखाते हैं, मतलब ग्रामीण जीवन को दिखाते हैं। कीट्स की ला वेल्डम सेंस मर्सी एक क्या है, ये लिटरेरी बैलेड है। पर्सी का रेलिक्स रिवाइव्ड इंटरेस्ट इन ओल्ड बैलेड्स, पर्सी ने जो अपना एंशियंट रेलिक्स लिखा है, इसने हमें ओल्ड बैलेड में इंटरेस्ट जगाया, नहीं तो ओल्ड बैलेड में किसी का इंटरेस्ट नहीं था। ब्रॉड साइड बैलेड जो है ये 1 पेनी का बेचा जाता था, 1 पेनी जो है, पेनी मुद्रा है ना वहां की। जॉन गे का बेगर्स ओपेरा जो है ये बैलेड ओपेरा है। स्कॉटिश बॉर्डर बैलेड्स जो है प्रायः हिस्टोरिकल हुआ करते थे, स्कॉटिश बॉर्डर बैलेड ना, ये प्रायः हिस्टोरिकल हुआ करते थे। बैलेड्स ऑफन शिफ्ट एब्रप्टली इन टोन, इसकी टोन बहुत तेजी से शिफ्ट होती है। फॉक बैलेड्स रेयरली डिस्क्राइब इमोशन, फॉक बैलेड में इमोशन बहुत ही मुश्किल से रहते थे। यूज सुपरनेचुरल एलिमेंट्स, बहुत जगह सुपरनेचुरल एलिमेंट्स का भी यूज किया जाता है बैलेड में, जैसे द राइम ऑफ एंशिएंट मार्नर देखिए सुपरनेचुरल से भरा हुआ है। लिखिए द अनक्वाइट ग्रेव एक्सप्लोर्स डेथ एंड ग्रीफ, ये एक बैलेड है अनक्वाइट ग्रेव। थॉमस पर्सी को फादर ऑफ इंग्लिश बैलेड रिवाइवल कहा जाता है। फ्रांसिस जेम्स जो है ये चाइल्ड के लिए कलेक्टेड बैलेड्स लिखा इन्होंने, 305 बैलेड है, ध्यान रखिएगा, चाइल्ड नाम से इनका है, फ्रांसिस जेम्स चाइल्ड जो है 305 बैलेड इन्होंने लिखा है। इनके बैलेड 1882 से 1898 के बीच में पब्लिश हुए थे। बैलेड्स ऑफन बिगिन इन मीडिया रेस ना, बैलेड जो है वो मीडिया रेस में प्रायः शुरू होता है, मतलब इन बिटवीन, बीच से शुरू होता है, मध्य में। रिलाई ऑन फार्मुलेइक फ्रेजेस, इसमें बहुत सारे फार्मुलेइक फ्रेजेस होते हैं। इंक्रीमेंटल रिपीटिशन होता है, इंक्रीमेंटल मतलब बढ़ता जाता है रिपीटिशन, जैसे शुरू में 1 वर्ड हुआ, फिर अगला रिपीटिशन होगा 2 वर्ड होगा, फिर अगला होगा 3, इंक्रीमेंटल रिपीटिशन होता है इसमें। देन ओरल बैलेड्स हैव रीजनल वेरिएंट्स ना, ओरल बैलेड्स में भाई रीजनल वेरिएंट्स होते थे। आप पता चला अपनी लैंग्वेज में, अपने गांव के लैंग्वेज में कर रहे हैं, हम अपने गांव के लैंग्वेज में कर रहे हैं, लेकिन जब आप लिखेंगे तो लिखना तो गांव के लैंग्वेज में बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपको। हाँ ये बड़ा फेमस है, द वाइफ ऑफ उसर्सविल, बहुत ही फेमस है जो है, ये एक फेमस बैलेड है। बैलेड्स आर नरेटिव पोएट्री, तो ध्यान रखिएगा नरेटिव पोएट्री होती है क्योंकि ये छोटी मोटी नहीं होती, बड़े उसमें लिखी जाती है। यूज्ड इन एजुकेशन टू टीच हिस्ट्री एंड लैंग्वेज, एजुकेशन में हमें हिस्ट्री और लैंग्वेज सिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अमेरिकन बैलेड्स में देखें तो कैसी जोन्स और जॉन हेनरी, ये 2 अमेरिकन बैलेड राइटर थे। मॉडर्न बैलेड्स में नरेटिव सॉन्ग का यूज किया जाता है। कॉलरीज ने, ध्यान रखिएगा, साइकोलॉजिकल डेप्थ को ऐड किया है बैलेड में, खास करके आप इनका द एंशिएंट मार्नर पढ़िए तो उसमें कितना साइकोलॉजिकल डेप्थ है ना,
वो जो मारिनर है उसकी आप स्टोरी सुनिए तो आपको पता चल जाएगा। देन वर्ड्सवर्थ फोकस्ड ऑन रूरल लाइफ, ये हम कर चुके हैं। कीट्स ने क्या किया है, मर्ज सेंसुअलिटी विथ फॉकलोर, इन्होंने फॉकलोर के साथ सेंसुअलिटी को मिक्स कर दिया है। यूज्ड बाय पॉलिटिकल रिफॉर्मर्स इन 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी में बहुत सारे पॉलिटिकल रिफॉर्मर्स ने बैलेड का सहारा लिया। सम बैलेड इन्फ्लुएंस्ड गोथिक फिक्शन, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे कुछ ऐसे हमारे बैलेड्स हैं जिन्होंने गोथिक फिक्शन या जिसको हॉरर फिक्शन हम बोलते हैं उसको प्रभावित किया है, इन्फ्लुएंस किया है। देन बैलेड मीटर अलाउज म्यूजिकल अकम्पनीमेंट, इसमें म्यूजिकल भी अकम्पनीमेंट हो जाता है। ब्रॉड साइड बैलेड ऑफन सटायरिकल, ब्रॉड साइड बैलेड प्राय सटायरिकल करंट इवेंट पर होता है, किसी सेंसेशनल चीज पर होता है, तो इसीलिए प्राय सटायरिकल होता है। एंड बैलेड्स कैन बी ट्रेजिक और कॉमिक, बैलेड्स हमारे ट्रेजिक भी हो सकते हैं और कॉमिक भी हो सकते हैं। अर्ली बैलेड्स स्प्रेड न्यूज और गॉसिप, शुरुआत के बैलेड्स केवल न्यूज देने के लिए या गॉसिप करने के लिए यूज किए जाते थे। ऑफन संग बाय मिन्स्ट्रेल्स, और इनको प्रायः वही जो गवैये होते थे ना, भाट जिनको बोलते हैं, जगह जगह टहल के गाते थे, उन्हीं के द्वारा गाए जाते थे। बैलेड्स आर अ ब्रिज बिटवीन ओरल एंड रिटेन ट्रेडिशन, अगर हम बैलेड देखें तो ओरल और रिटेन ट्रेडिशन के बीच में एक ब्रिज का काम करता है, ठीक है, एक ब्रिज का काम करता है। तो दीज वर अ फ्यू फैक्ट्स दैट यू मस्ट नो। यहां पर आकर के हमारा बैलेड समाप्त हो जाता है, ठीक है, बैलेड समाप्त हो जाता है। तो अब आपके कोई क्वेश्चंस अगर हैं तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो जो है आज की क्लास को हम यहां पर एंड करते हैं। कल हम आपके लिए ओड लेकर के आएंगे, कल जो है आपको ओड पे हम कराएंगे, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं बिकॉज आई वांट कि हमारे मैक्सिमम बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़ जाएं, फिर हम थोड़ा सा स्पीड पकड़ेंगे इसकी ना, स्पीड पकड़ेंगे। हाँ, एक बात आपसे ये करनी थी कि बहुत कुछ स्टूडेंट्स ने हमें ऐसे मैसेज किया कि मतलब फाइनेंशियली दे आर सफरिंग, हाँ, उनको लगता है कि वो कुछ भी पे नहीं कर सकते। तो आई थॉट आई हैड एन आइडिया, मेरे दिमाग में आइडिया आज सुबह आया था कि आई विल रन दिस क्लासेस फॉर फ्री, ये क्लास भी मैं आपके लिए फ्री चला दूंगा, बट देयर विल बी अ कंडीशन, एक कंडीशन होगी। एक कंडीशन उसमें क्या होगी कि यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको बहुत ऑनेस्ट होना होगा। ऑनेस्ट इन द सेंस व्हेन यू गेट सिलेक्टेड, जब भी आप सिलेक्ट हो जाएं तो आपकी जॉब लग जाए, आपकी सैलरी आपको मिलने लगे, 2 महीने 4 महीने 6 महीने 1 साल 2 साल, जब भी आपको समय मिले तो एक बार आप आइए, मुझसे मिलिए और अपने 1 महीने की सैलरी आप मेरे संस्था को दे दीजिए। संस्था इन द सेंस जो ये काम मैं कर रहा हूँ। तो मेरे दिमाग में आया कि दिस इज़ वेरी नाइस आइडिया, इससे आपको एक मोटिवेशन भी मिल जाएगा, एक मोटिवेशन आपको ये मिल जाएगा कि आप मेहनत करेंगे, चलो फ्री में हम पढ़ रहे हैं, और हमें नाम भी होगा, यहाँ आपको बुलाएंगे भी, यहाँ लोगों से इंट्रोड्यूस भी कराएंगे आपको। तो आई थॉट कि चलिए ठीक है, 2-4 बच्चों ने जिन्होंने फीस दे दिया है मैं उनका वापस कर दूंगा। मेरे दिमाग में आया कि वाई बच्चे इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बिहार से एक लड़के ने रिक्वेस्ट किया एंड 1 फ्रॉम बुलंदशहर, 1 फ्रॉम झांसी, ऐसे 3-4 बच्चों ने मुझसे रिक्वेस्ट करी कि, और आगरा से भी 2-4 बच्चों ने। तो फाइनली आई थॉट, मेरे दिमाग में ये आया कि चलो भाई ऐसे बच्चे भी हैं, तो ये मेरे दिमाग में आया कि ये कंपटीशन आप लोगों के बीच में ये ओपन कर दिया जाए कि इस देखते हैं कौन सिलेक्शन पाता है पढ़ करके और कौन यहाँ पर आता है, हाँ, और वो ऑनलाइन आकर के बताता है कि आज मैं सर से मिलने आया हूँ, ये सिलेक्शन हमारा हुआ था और हमने सर से मुलाकात की और ऐसा ऐसा है। तो मुझे लगता है दिस इज़ वेरी फाइन आइडिया, एक अच्छा आइडिया है, अगर आप पॉजिटिवली इसको लेते हैं तो एक अच्छा आइडिया है। बाकी मुझे जितनी मेहनत करनी है मैं तो अपने तरीके से कर ही रहा हूँ, अपने तरीके से कर रहा हूँ, आप मेहनत करिए, सफल होइए। मुझे ये जरूर उम्मीद रहेगी कि आप यहाँ आइए। और मेरे दिमाग में ये चीज़ इसलिए आई कि क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स जो है अगर मैं कुछ चार्ज करता हूं तो उसी की वजह से वो ना पढ़ें, और हो सकता है कि अगर पढ़ लेते तो उनकी नौकरी मिल जाती, तो क्या पता किस्मत में यही लिखा हो तो पढ़ लेंगे। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलिए लेट इट बी, लेट अ ईयर, एक पूरा साल मैं आपको ये देने वाला हूं। आप मेरे साथ जुड़े रहिए और लोगों को भी जोड़िए, बस मोटिव एक होना चाहिए कि कम से कम यहाँ से पढ़ने वाले अगर 25-50 बच्चे भी सिलेक्ट हो जाते हैं
तो दैट विल बी अ माइलस्टोन, एक माइलस्टोन होगा, खास करके टीचर लाइक मी, मेरे जैसे टीचर के लिए जो बहुत सिंपल चीज़ों में मैं विश्वास करता हूँ, बहुत ऐसी कह सकते हैं कि चीज़ों में विश्वास नहीं करता, खास करके डींगे मारने वाला काम बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, एवरीथिंग इज क्वाइट सिंपल। आप ये पीपीटी भी देख रहे हैं तो दिस इज क्वाइट सिंपल, बिल्कुल आज बड़ी मेहनत करी है, थोड़ा कलर वलर डाल दिया है, बाकी ये भी बहुत सिंपल होती है। हाँ, आपको जो चीज़ें मिलेंगी वो थोड़ा सा ठीक ठाक मिलेंगी और आपको लगेगा कि हाँ आप कुछ पढ़ रहे हैं और मेहनत करेंगे तो श्योर, आई एम श्योर कि आप सिलेक्ट होंगे, कोई आपको रोक नहीं हो सकता सिलेक्ट होने से, अगर आप अकॉर्डिंगली जैसे मैं कहूँगा वैसे आप मेहनत करेंगे। जैसे मेहनत करने की बात, हम लिटरेरी फॉर्म पढ़ा रहे हैं, एक एक फॉर्म को हम पढ़ाएंगे, जब 8-10 फॉर्म हो जाएगा तो हम इसके एमसीक्यूज आपको करा देंगे। एमसीक्यूज कराने के साथ साथ उसके बाद हम आपका एक टेस्ट भी ले लेंगे, तो टेस्ट भी ले लेंगे तो उससे आप आइडिया लग जाएगा कि आपने कितना सही किया हुआ है, कितना आपने अपने आप को पढ़ा है। ठीक है, तो आई थिंक दिस विल सूट यू ऑल, आप सबको सूट करेगा। हाँ, एक चीज़ है कि यू हैव टू एडजस्ट विद द टाइमिंग, टाइमिंग के साथ थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन वो भी मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए एडजस्ट करूं। ठीक है, तो अभी चूंकि ये शुरुआत है, मैं केवल लिटरेचर की क्लास ले रहा हूँ, फिर धीरे धीरे मैं ग्रामर की तरफ भी चलूंगा, वोकैबुलरी की तरफ भी चलूंगा, उन पे भी मेरी क्लासेस आपकी होंगी। हाँ, देयर में बी वन थिंग, एक चीज़ ये हो सकती है कि ऑल क्लासेस मे नॉट बी लाइव, सभी क्लासेस हो सकता है लाइव ना हो। वोकैबुलरी का मैं रिकॉर्ड करके रात में कभी 1 बजे रिकॉर्ड कर लिया और डाल दिया अगले दिन, इस तरीके से जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं रिकॉर्ड कर लूँगा। कॉलेज से कभी मैं आ गया, बीच में आ गया, तो चूंकि लाइव में नहीं आ सकता तो मैं रिकॉर्ड कर लूँगा, बाद में उसको लाइव कर दूंगा, जो है प्रीमियर कर दूंगा। तो ये तरीका आई थॉट कि विल सूट यू ऑल। और इसमें भी अगर किसी को कोई दिक्कत है तो यू में जो है आस्क मी, आप मुझसे पूछ सकते हैं। और रही बात जो है फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन की टू रन दिस इंस्टीट्यूशन, तो आई हैव शेयर्ड अ QR कोड इन द ग्रुप, जिसको भी लगता है कि दे शुड कंट्रीब्यूट समथिंग तो वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। देयर इज नो फोर्स एट ऑल, कोई भी कंपल्सन नहीं है, कोई भी फोर्स नहीं है, जो आपका जब भी मर्जी कहे यू कैन, आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे बच्चे, मैं एक बार कमेंट भी ले लेता हूँ। देखिए संध्या, संध्या आई हैं, संध्या काफी दिन बाद आई हैं क्या, हमें लगता है, आई थिंक। ओके, चलिए यहाँ पर कह रहे हैं सर किस चीज़ की फ़ी आप ले रहे हैं ये बताइए, हमें मालूम नहीं है। अच्छा, नहीं, हम किसी चीज़ की फ़ी नहीं ले रहे हैं। एक्चुअली आई वॉज प्लानिंग, देखो बच्चों, आई एम वेरी फ्रैंक इन डिलीवरिंग एवरीथिंग। मेरा एक सिंपल सा सिद्धांत रहा है, इट मे बी ऑफलाइन, ऑनलाइन में भी कन्फेस करने में कोई दिस इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम एट ऑल, बिकॉज की टू रन दीज क्लासेस you know we need technical assistant, we need Wi-Fi connection, and we need electricity and all ना। तो चूंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, दे नो द स्टोरी व्हाट हैपेंड विद मी इन द लास्ट ईयर, एंड दैट्स ऑल। बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, यू कैन प्राइवेटली कॉन्टैक्ट मी, आई विल टेल यू, दैट्स वाई आई वाज प्लानिंग। बट जब कुछ बच्चों ने मुझसे कहा, जैसे एक बच्चे का मैं मैसेज कभी आपको शेयर कर दूंगा, नाम नहीं शेयर करूंगा, तो मुझे ऐसा लगा कि यार छोड़ो, जाने दो, जैसे इतना चल रहा है ये भी चलेगा, लेट इट गो ना, जाने दो। तो उसका मैसेज मैं पढ़ करके आई बिकेम क्वाइट इमोशनल, बहुत ज़्यादा मैं इमोशनल हो गया, क्योंकि मैं उस जगह से आया हुआ हूँ, उस चीज़ों से मैं बिलोंग करता हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड वेल कि क्या फीलिंग बच्चों के अंदर होती है और कैसे सफ़र करते हैं वो बच्चे। तो इसलिए मैंने छोड़ा कि चलो लेट इट गो, गिव अप द आइडिया ऑफ रनिंग दिस क्लास प्राइवेटली, जबकि मैंने ईमेल आईडी भी बच्चों के ले लिए थे कि सेपरेटली मैं इसकी क्लास चलाऊंगा। प्लान एक्चुअली इट वाज अ डिफरेंट प्लान, लेकिन नाउ इट इज़ ओपन फॉर ऑल। आई हैव डिसाइडेड, मैंने डिसाइड कर लिया, इट इज़ ओपन फॉर ऑल, देयर इज़ नो बाउंडेशन, कोई भी बाउंडेशन नहीं है। आप पूरी क्लासेस लाइव लीजिए, जो भी चलती हैं क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट लीजिए, and it is voluntary. If you want to contribute something, तो you can contribute, there is no compulsion at all, कोई भी कंपल्सन नहीं है। अब चलिए, ये तो बात रही हमारे बताने की, जो ये न्यूज़ थी मैं आपको बताना चाहता था। अब हम पढ़ने पे एक बार फिर से पढ़ाई की तरफ अपने आप को शिफ्ट करते हैं। तो देखिए, हम आपको लिटरेरी फॉर्म्स जैसे ही पढ़ा लेंगे तो आपके जो पोएट्स हैं, खास करके अभी हम आपको पोएट्री की तरफ ले चल रहे हैं, ध्यान रखिएगा, जितने भी फॉर्म्स अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा वो पोएट्री वाले पढ़ाऊंगा। जैसे मैंने आपको सोनेट पढ़ाया, बैलेट पढ़ाया, ओड पढ़ाऊंगा,
ठीक है। उसके बाद आपको ड्रामेटिक मोनोलॉग पढ़ाऊंगा, ये जितने भी फॉर्म्स हैं आपको एलजी पढ़ाऊंगा। तो ये फॉर्म्स पढ़ाने के बाद जो पोएट्री वाले हमारे राइटर हैं, चाहे वो सोनेटियर्स हमारे हों, चाहे एलजी राइटर हों, बैलेड राइटर्स हों, ओड राइटर हों, जितने भी हैं, पहले पोएट्री वाला जितना सेक्शन है उन राइटर्स को हम पूरा कवर करेंगे, उनकी पोम्स को कवर करेंगे, तब हम दूसरे फॉर्म पर चलेंगे। तो लिटरेरी फॉर्म एज अ कंप्लीट यहाँ पर नहीं होने वाला है। आप ये सोचे कि सर आपने तो 10-12 ही पढ़ा है, केवल जो है ड्रामा में भी है, हमारी ट्रेजेडी है, कॉमेडी है, ट्रेजी कॉमेडी है, फार्स है, ये है, दुनिया भर का आप मुझे बताएंगे, प्रोज में ये है, नॉवेल में ये है। तो मैं आपको पहले ही क्लियर बता दूं कि यहाँ पर सिर्फ अभी वो भी लिटरेरी फॉर्म में आपको करा रहा हूं जिनके राइटर्स आपको पोएट्री वाले सेक्शन में मिलेंगे, तो उन्हीं को मैं कराऊंगा। पोएट्री के कराने के बाद पोएट्री के सारे राइटर्स को कवर करूंगा, देन आई विल गो फॉर नॉवेल, प्रोज एंड ड्रामा एक्सेट्रा, उसके बाद मैं उसके लिए जाऊंगा। इन द सेम वे हमारा जो है ग्रामर वाला भी सेक्शन होगा। ग्रामर वाला सेक्शन में हम उस पार्ट को कराएंगे जिसका हमें आगे चल के आपको एमसीक्यूज वगैरह कराना होगा, उसी पार्ट को हम कराएंगे, ठीक है। इसके बाद भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप बताइएगा। और मैंने एक आइडिया और सोचा है कि आई विल बी गिविंग यू एमसीक्यूज ऑफ सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। मैं आपको पोस्ट के थ्रू दूंगा एंड फ्रॉम देयर यू विल आंसर। मैं उसमें देखूंगा कि मुझे ये पता चल पाए किसने सही आंसर दिया, किसने गलत दिया है, तो आप वहां पोस्ट के थ्रू दीजिएगा। एंड आई विल शेयर पीडीएफ एज वेल, मैं पीडीएफ भी आपको सेंड करूंगा आपके ग्रुप में, टेलीग्राम में भी मैं शेयर कर दूंगा, और जो हमारा एलटी का ग्रुप बना है उसमें भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। और हमारी जो टीजीटी पीजीटी की एमसीक्यू सीरीज चल रही है, ये मैंने आपसे जैसे शुरू में भी प्रॉमिस किया था कि ये ऐसे बिल्कुल चलती रहेगी। अक्टूबर में आपका टीजीटी हो जाएगा, उसके सॉरी पीजीटी है शायद, अक्टूबर में आपका पीजीटी हो जाएगा, उसके बाद नवंबर दिसंबर तक भी ये वैसे ही सीरीज आपकी चलती रहेगी, ये बंद होने वाली नहीं है। और नेट की आपकी जो एक क्लास है वो भी बिल्कुल एज इट इज चलती रहेगी, बिल्कुल आपकी चलती रहेगी, जहां पर हम इंडियन राइटिंग पढ़ रहे हैं। हालांकि आज आपकी इंडियन राइटिंग की क्लास मैंने पोस्टपोन करी है, क्योंकि थोड़ा सा काम बहुत इमरजेंसी है, उसको भी निपटाना है ना। तो यहां तक अगर किसी को डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है बच्चों, उसके बाद फिर आज की क्लास हम लोग एंड करते हैं। आज की क्लास को फिर हम एंड करते हैं ना। सोनिका क्या पूछ रही हैं? सोनिका जी किस चीज की फी आप ले रहे हैं ये बताइए, हमें मालूम नहीं। ओके ठीक है, कोई बात नहीं है, अब मालूम हो गया होगा आई होप जो है। संध्या जो क्लासेस है बेटा, ये हमारी 7:30 पर एलटी ग्रेड की क्लास चल रही है, देन 9 o'clock या 9:15 से हमारी एमसीक्यू सीरीज चलेगी, देन 10 या 10:15 से हमारा जो है इंडियन राइटिंग इंग्लिश चलता है, ये हमारी क्लास चलती है। सर फीमेल मेल सीट पर, हाँ बिल्कुल प्रिया, उस दिन भी आपने ये क्वेश्चन पूछा था, फीमेल बिल्कुल मेल सीट पर फॉर्म फिल कर सकती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, आप बिल्कुल फिल कर सकते हैं। हाँ मेल फीमेल में नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। कंचन जी कह रही है यस बट अब नहीं करेंगे, यही बता, अच्छा ठीक है। ओके संध्या, आई थिंक यू आर न्यू इन द क्लास ना। ओके नीडा कह रही है मुझे काम आ गया था, क्या हो रहा है, वीडियो बेटा देख लेना थोड़ा सा बैक करके ना। संध्या की आज पहली क्लास है। संध्या कहाँ से हो बेटा, आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा अपने बारे में जरूर बताना। नीडा बेटा ये हमारी एलटी की क्लास है, एलटी ग्रेड की क्लास, जो जीआईसी ने वैकेंसी निकाली है ना एलटी टीचर की, टीजीटी टीचर जिसको हम बोलते हैं, वही है। प्रिया सिंह सर आपके चैनल का क्या नाम है? लिटरेचर क्रैक के नाम से आप खोज लीजिए, इंग्लिश विद डॉक्टर निखिलेश भी आपको मिल जाएगा बेटा, उस नाम से भी मिल जाएगा। हाँ नीडा इज सेइंग कि सर आप फ्री में देंगे एलटी क्लास, हाँ बिल्कुल, आई हैव डिसाइडेड, बिकॉज अ फ्यू ऑफ माय स्टूडेंट्स जो यहाँ पर जुड़ते हैं उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट करी, तो मुझे लगा कि आई शुड नॉट बी सो यू नो, इतना ब्रूट मुझे नहीं होना है हमारे बच्चों के लिए। चलिए एलटी ग्रेड क्लास में कैसे ऐड हो जाएंगे आप, मुझे मैसेज कर दीजिएगा, आई विल ऐड यू, मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आई विल ऐड यू इन द ग्रुप, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है।
हाँ ठीक है। ओके सर, प्लीज मेरा टीजीटी पीजीटी एग्जाम है, कुछ बता दीजिए। मैं बहुत ज्यादा नहीं, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना नेडा। व्हाई यू आर कंफ्यूज्ड? इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू मे कॉल मी, आप मुझे कॉल कर लेना। आई विल मेक एवरीथिंग क्लियर, क्योंकि यहाँ लाइव वीडियो में बताना दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी, एंड दैट इज नॉट, आई थिंक कि ये सही भी है। यू मे कॉल, यू मे हैव माई नंबर फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यू मे कॉल मी, आई विल गाइड यू। आपकी जो भी कंफ्यूजन होगा उसको गाइड कर दिया जाएगा। ठीक है। नेहा, एक्चुअली देखो, मैं बेटा आपको सिंपली बता दूं कि आई आल्सो डू बिलोंग फ्रॉम द फैमिली। मोस्ट ऑफ हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पर, हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हों जो वेल ऑफ फैमिली से बिलोंग करते हों, लेकिन ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। देखो, टीजीटी पीजीटी की तैयारी मैं मानता हूँ कि मिडिल क्लास के लोग ही करते हैं, या लोअर मिडिल क्लास के लोग करते हैं। हाई फाई वाले तो अपना आईआईटी वाईआईटी पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, फिर आईएएस कोई कर रहा है, कहीं कर रहा है, कुछ कर रहा है। तो वो उन सब चीज़ों को मैंने झेला हुआ है। तो इट रियली मेड मी इमोशनल व्हेन आई गॉट द मैसेज ऑफ स्टूडेंट कि सर, आई हैड अ लॉट ऑफ होप कि सर विल बी गाइडिंग मी एंड आई विल बी सिलेक्टेड, एंड ही प्रॉमिस्ड मी कि सर मैं सिलेक्ट होऊंगा। आई प्रॉमिस यू कि मैं सिलेक्ट होऊंगा और आपसे पढ़ करके ही सिलेक्ट होऊंगा और मैं आपसे मिलने आऊँगा। तो मुझे लगा कि दिस इज़ अ वेरी नाइस आइडिया, ये बड़ा अच्छा आइडिया है कि इस प्रकार से अगर हमारे बच्चे जो है सिलेक्ट होते हैं तो ईमानदारी से वो आएंगे, हमसे मुलाकात करेंगे, तो दैट विल बी नाइस फॉर मी एंड फॉर देम एज वेल ना। ठीक है। तो आई थिंक सोनिका कह रहे हैं, सोनिका मैंने आपको ऐड कर दिया, आई थिंक आई हैव ऑलरेडी एडेड यू इन द ग्रुप, क्योंकि यू हैव मैसेज्ड मी इन द मॉर्निंग, टुडे मॉर्निंग या लास्ट इवनिंग, आई डोंट रिमेंबर वेल, बट उसी समय मैंने आपको ऐड कर दिया था उस ग्रुप में। आई विल चेक इफ आई हैवंट एडेड यू एट, तो मैं आपको वहाँ पर ऐड कर दूंगा। आप परेशान ना होइए, बिल्कुल बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। एवरीथिंग यू विल गेट, जो कुछ भी मैं यहाँ दूंगा वो सब बच्चों को मिलेगा, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। द वन थिंग जो आपको करना है, एक चीज़ आप जरूर करिएगा कि जब भी क्लास आपकी चलती है, वीडियोज वगैरह को लाइक कर दीजिएगा करिए, एंड डू ड्रॉप योर कमेंट्स, एज मेनी कमेंट्स एज यू कैन। जितने कमेंट्स आप कर सकते हैं, जब वीडियो एंड होता है तो आप वहाँ जा करके कमेंट करिए। दीज कमेंट्स क्या होता है, ये हमारे वीडियोज़ की रीच को बढ़ाता है ना, और लोगों तक पहुंच पाएगा। तो आप जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो थोड़ा सा फायदा उसका ले पाएंगे, और उससे मेरा भी नाम जो है लोगों तक पहुंचेगा। तो चलिए, आई थिंक दैट्स ऑल, बहुत हो गया, बहुत सारी बातें हो गई, हम बहुत सारी बातें बाद में भी कर लेंगे। जो है इस पे आपका अलग से क्लास हम कभी कभी रख लिया करेंगे मोटिवेशन का, जहां पर हम केवल बातें करेंगे, आपके क्वेश्चंस का आंसर देंगे, आपके पर्सनल क्वेश्चंस का आंसर देंगे, उसका भी सेशन हम रख लिया करेंगे, क्योंकि उसकी भी ज़रूरत पड़ती है, जो है इमोशनल साइकोलॉजिकल मोटिवेशन। मान लीजिए इकोनॉमिकल मोटिवेशन तो आपको मैं दे रहा हूँ, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो भी मेरे क्षमता में है, मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आई विल आल्सो प्रोवाइड यू साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल सपोर्ट कि आप एग्जाम को बेहतर तरीके से कर सकें और आप सफल हो सकें। 3-4 एग्जाम्स आपके होने वाले हैं, आई होप आप मेहनत करेंगे तो किसी न किसी एक में नौकरी आपकी तय है, लेकिन ईमानदारी से आपको पढ़ना होगा। तो चलिए, लेट्स एंड द सेशन। अभी हम आपसे एमसीक्यू सीरीज में मिलेंगे, जस्ट 9 o'clock हमें लगता है होने भी वाला है, 9 o'clock पे मिलेंगे, उसको अटेंड करिए। आज इंडियन राइटिंग की क्लास आपकी बंद रहेगी, फिर टुमारो हम आपसे फिर कल 7:30 में एलटी की क्लास में मिलेंगे ना। तो चलिए, तब तक आप लोग पानी चाय पी लीजिए, देन बैक इन 10 minutes 9 o'clock पर मिलते हैं।